इसी साल में जो भरम टूट के वो सिंदूर से तंदूर बन गया, वो इंडिया का एक मिलिट्री पावर का होना था। वाह सर, इंडिया इस सब में कैसे दाखिल हो गया सर? अच्छा, ये अखंड भारत नहीं होने जा रहा, ये खंडर होने जा रहा है। अच्छा, मुझे तो इंडिया टूटता नजर आ रहा है। एक होता है यूज होना, एक होता है मिस यूज होना, एक होता है अब्यूज्ड होना। इंडिया की जो स्टेज आ गई है ना इस्तेमाल होने वाली इस आलमी लड़ाई में, वो अब्यूज वाली है। चाइना और अमेरिका के दरमियान ये जो कंटिन्यूटी देख रहे हैं सर, ये शुरुआत इसकी कैसे हुई थी सर? कि आज की दुनिया का ट्रेजेडी इशू, फोकल पॉइंट जिसे पैराडाइम कहते हैं, वो ये है कि हर मुल्क के इंक्लूडिंग यूएसए वसाइल महदूद हैं और मसाइल लामहदूद हैं। इजराइल का नुकसान ये हो रहा है, इजराइल एक नफरत का सिंबल बन चुका। बिल्कुल सर। नेतन्याहू ने जो डिक्लेयर कर दिया कि हम सी पैक का एक अल्टरनेटिव रूट देंगे। बिल्कुल। इंडिया भी उस झांसे में आया, मिडल ईस्ट भी किसी हद तक आया, तो चाइनीज ने कहा फिर हमने दुनिया में सिर्फ सूप ही बेचना है। इस सारी जंग, बड़ी जंग के नतीजे में सर, इसके सर इम्पैक्ट भी बता दीजिए और इसके नताइज भी बता दीजिए। वो ये है कि एशिया विल राइज। इन दोनों बंदों के बाप जापान और मगरब के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। पुतिन का भी, अच्छा, शी जिनपिंग का भी। जब जापानीज हाई ऑफिशियल्स मिलने आए पुतिन को, तो पुतिन ने अपना पालतू कुत्ता अंदर मंगवा लिया और उनको मैसेज दिया कि वेस्ट के कुत्ते ना बनो, अब इससे ज्यादा और क्या होगा। एक बर्तरी साबित की इजराइल ने कतर पर हमला करके कि देखो जी हम जब, लेकिन दरअसल उन्होंने लॉन्ग टर्म यानी बैटल जीत ली, वॉर हार गए। आपने कहा था कि दुनिया उतनी तेजी से तब्दील होगी जितनी तेजी से वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में हुई थी सर। शी जिनपिंग ने ये रशियन प्रेसिडेंट के कान में कहलवाया, और बाय चांस उस वक्त कैमराज ऑन थे सर, कि अब हम उस टाइम में गुजर रहे हैं कि जब यकदम वो तब्दीलियां आ रही हैं जो 100 साल में भी नहीं आती थी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद यासिर शाह। द WTI टॉक्स के एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर साबिर साहब, जो कि पाकिस्तान के एक जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर वेलकम टू द शो। वेलकम सर, थोड़ा सा मैं आपका ध्यान करवाना चाहूँगा, रीसेंट जो इश्यूज़ चल रहे हैं सर मिडल ईस्ट में। आपने देखा कि किस तरीके से इसराइल ने तकरीबन 48 घंटों में 6 अरब ममालिक के ऊपर अटैक्स किए हैं। स्पेसिफिकली कतर की अगर बात करें सर, आपने देखा है अमेरिका का बहुत बड़ा एलाय है सर, बड़ा एयर बेस है वहाँ पे। अच्छा सर, जब आप लास्ट टाइम आए थे, आपने पॉडकास्ट की थी, आपने कहा था कि दुनिया उतनी तेज़ी से तब्दील होगी जितनी तेज़ी से वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में हुई थी सर। उसी की कॉन्टीन्यूटी सर, हमने देखा कि आपने एक फ़िक्रा कहा था कि लूज़ द बैटल विन द वॉर। सर इसको स्टार्ट करते हुए प्लीज़ बताइएगा कि किस तरीके से ये सारे चेंजेस नुमाया होंगे सर। देखिए, दोनों सवाल आपके बड़े वैल्यूड हैं सर, कीमती सवाल हैं। पहली बात जो कही गई ना कि अब हालात उतनी तेज़ी से या दुनिया उतनी तेज़ी से बदलेगी जितनी 2 आलमी जंगों में तब्दील, ज़्यादा तो तबाही थी लेकिन तब्दील भी हुई सर। उसकी अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि बंदा कहाँ से ये चीज़ें मिलती हैं। ये 2 साल पुरानी बात है कि जब ना शी जिनपिंग मॉस्को में जब उसकी मुलाकात हुई पुतिन के साथ, तो शी जिनपिंग ने ये रशियन प्रेसिडेंट के कान में कहलवाया, और बाय चांस उस वक्त कैमराज ऑन थे कि अब हम उस टाइम में गुजर रहे हैं कि जब यकदम वो तब्दीलियां आ रही हैं जो 100 साल में भी नहीं आती थी सर। इसका मतलब उनका इशारा है कि जो वेस्ट की डोमिनेशन है वर्ल्ड ऑर्डर पे। अच्छा, वर्ल्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन कर दूं मैं सर। दुनिया पर सबसे पहला रियल वर्ल्ड ऑर्डर बरतानिया का था। बिल्कुल ठीक सर। बरतानिया ने जब पूरी दुनिया में अपनी कॉलोनीज बनाई, पौंड की हुक्मरानी थी, इंग्लिश ज़बान की हुक्मरानी थी, इंग्लिश ड्रेस की हुक्मरानी थी, वो वर्ल्ड ऑर्डर था सर। वो वर्ल्ड ऑर्डर को धचका लगा जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गई। ठीक सर। 2 पावर्स आ गई। अच्छा, एक पावर जो रशिया, फॉर्मर रशिया था, वो बेसिकली एशियन कंसिडर होता है। यूरोप का में जो रशिया है ना, वो बहुत थोड़ा इलाका है, बेसिकली वो ईस्ट ही कंसिडर होता है। राइट सर। तो उसके बाद जो है ना, अब रशिया टूट गया, अमेरिका के लिए अब चाइना सामने आया है।
अब जो तगदो या लड़ाई हो रही है वो ये है कि अमेरिकन यूनिपोलर वर्ल्ड का जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको तोड़ा जाएगा। सर इसका अब सवाल होता है कि जी आगाज़ कब और कहाँ से हुआ। ये ना 2007 में यूरोप के एक मुल्क में एक कॉन्फ्रेंस हुई सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो उस वक्त सबसे पहले ओपनली डिक्लेयर किया था पुतिन ने। सर ये इंसर्शन में आप हमारे का जो व्यूअर्स हैं वो देख सकते हैं। सर उसने चैलेंज किया और तकरीर शुरू करने से पहले उसने ये अल्फाज बोले कि ये आम तकरीर नहीं है। अब यही बात काफ़ी थी। मज़े की बात है उसमें हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे कसूरी साहब वो भी बैठे देखे जा सकते हैं। सर तो उसके बाद जनाब सबके रोंगटे खड़े हो गए कि ये तो बंदा क्लियर कट ओपनली चैलेंज कर रहा है, कोई सीक्रेट बात नहीं रख रहा। फिर 2008 में एक नेटो की कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पुतिन को भी बुलाया गया। उसमें 2 मुल्क थे जिन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि जी हम भी नेटो का मेंबर बनना चाहते हैं, और वो 2 मुल्क थे, एक जॉर्जिया, दूसरा यूक्रेन। सर अब असल में हुआ ये था कि ये भी आप नक्शे में देख सकते हैं कि कोल्ड वॉर के ख़ात्मे से लेके ना 2004 तक 10 मुल्क थे जो नेटो के मेंबर बने थे। राइट। और 10 के 10 जो है ना वो उस बॉर्डर पर थे कि जहां पर रशिया ख़त्म होता है और यूरोप स्टार्ट होता है, राइट। सवाए यूक्रेन के। सर अब रशिया ने क्या किया कि सबसे पहले तो 2008 में कॉन्फ्रेंस अप्रैल में ख़त्म हुई, उसने अगस्त में जॉर्जिया पे अटैक कर दिया। 2014 में उसने यूक्रेन पर पहला अटैक किया और क्रीमिया का इलाका। तो आप समझ लें कि ये जंग वहाँ से बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी हुई है। ठीक। जिसका अगला एपिसोड ये जो हालिया 2022 का अटैक है रशिया का, ये है। अब वापस आते हैं मिडल ईस्ट की तरफ। देखिए अभी तक जो हुआ है अपेरेंटली ये जेनोसाइड, इसको कहना बहुत छोटी बात है, बहुत बड़ा बर्बरियत का लेवल है। इसके लिए कोई नई इस्तिलाह इजाद होनी चाहिए। बज़ाहिर लग रहा है कि इजराइल बहुत तबाही कर रहा है और शायद जीत रहा है। सर ये उस कॉन्टेक्स्ट में ये फिक्रा कहा गया है, ये नेपोलियन से भी मंसूब होता है, लेकिन बेसिकली इसका बानी ना चाइना का जंग का जो आर्ट ऑफ वॉर का जो सांजू उसका कहना है कि लूज द बैटल इन ऑर्डर टू विन द वॉर। बल्कि वो कहता है लूज द बैटल्स, छोटी जंगें, अब उसका उर्दू में कोई तर्जमा नहीं है बैटल का, वो हारते जाओ, लेकिन बड़ी जंग जो है, अच्छा बैटल और जंग में फ़र्क भी यही होता है। बैटल महदूद पैमाने पे होती है और अस्करी होती है। वॉर जो होती है वो ज़रूरी नहीं कि वो मिलिटेंट वाली हो और वो बड़े अरसे के लिए और बड़े मिशन के लिए होती है। सर अब देखिए इजराइल बम्बार्डमेंट कर रहा है जहां दिल करता है, लेकिन उसने एक गलती कर दी है, यानी एक भला कर दिया है। उसने अरब वर्ल्ड को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल दिया। सही। फिर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ना एक भरम थे, यूरोप का भरम था कि यूरोप पर कोई अटैक नहीं होगा, वो भी टूट गया। दूसरा मिडल ईस्ट के मुल्कों को ये भरम था कि इजराइल पैलेस्टाइन के अलावा हम पर हमला नहीं करेगा, वो भी टूट गया। सर एक बहुत बड़ी मिथ ये भी चली आ रही थी, अब हमें अपनी बात गलत हो तो एतराफ़ करना चाहिए, जिसका मैं भी बाहामी था कि इजराइल ना ईरान पे अटैक नहीं करेगा। अब उसकी वजह बड़ी नापसंदीदा सी है, वो मैं नहीं बयान करता, वो भी हो गया। उसके काउंटर में ईरान ने भी बहरहाल जितने भी उन्होंने मिसाइल गिराए, ड्रोन गिराए, कुछ ना कुछ नुकसान इजराइल का जो है वो उन्होंने कर दिया। अच्छा बहुत बड़ा नुकसान कहाँ हो रहा है इजराइल का? इजराइल का नुकसान ये हो रहा है कि एक वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन है जो एंटी इजराइल हो रहा है, और माजरती करनी पड़ती है कि इसमें मुसलमान ममालिक से ज़्यादा, जिनको हम काफिर ममालिक कहते हैं मगरबी दुनिया, हमें उनकी आवाम का मशकूर होना चाहिए और उनको सलूट करना चाहिए उनके ज़मीर की आवाज़ को, कि मुसलमान ममालिक में जितने टोटल डेमोन्स्ट्रेशंस हुए हैं इतने बड़े डेमोन्स्ट्रेशन यूरोप के किसी एक मुल्क में हो गए हैं। अच्छा एक बात पे और गौर रखिए सर,
मगरब के जो ममालिक भले इजराइल को रिकग्नाइज करते भी थे, लेकिन वो उसका दौरा करना पसंद नहीं करते थे। अगर आप तारीख 10, 15, 20 साल की भी निकालें ना, तो कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट होगा, फिर जब ये जंग शुरू हुई तो यूके का प्रेसिडेंट चला गया, और एक बंदा और मीनिंगफुल गया था, उसका नाम है मोदी। यानी इंडिया बराह रास्त इसके अंदर शामिल है। सर, अब जो अगली चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, जो बज़ाहिर डिस्कस नहीं होती, वो ये है यासिर साहब कि इंडियंस जो हैं वो जासूसी का काम बहुत बड़े लेवल पर मिडल ईस्ट के अंदर कर रहे हैं इंडियंस, लेकिन काम वो इजराइल के लिए कर रहे हैं। अच्छा। माजरत के साथ हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इस बात को ज़्यादा उठाता नहीं है। सर, आप कुलभूषण यादव को ले लें, वो ईरान के रास्ते सर। चाबहार का मंसूबा जो बना था वो बेसिकली बना ही एक ऐसा अड्डा बनाना था कि जहाँ से जासूसी की जा सके, वगरना चाबहार से गुजर के आप जहाँ जा सकते थे वो एक मुल्क था जिसका नाम था अफ़गानिस्तान। अब अफ़गानिस्तान में अफ़गानिस्तान वाले जाने के लिए राज़ी नहीं, तो आप सी पोर्ट कब बना रहे हैं। फिर पिछले साल यासर मियाँ कतर में 8 या 10 इंडियंस को पकड़ा गया, जुर्म साबित हुआ और सज़ाए मौत का ऐलान किया गया, लेकिन फिर डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर कतर ने के साथ इंडिया ने मामलात मैनेज कर लिए, और उसमें साबिक इंडियन ऑफिसर्स भी शामिल थे उनकी फोर्सेस के। सर, अब मिडल ईस्ट को ये रियलाइज करना होगा कि इट्स नॉट ओनली इजराइल, इट्स इंडिया एज वेल, कि जो कि इजराइल और अमेरिका की प्रॉक्सी के तौर पर मुस्लिम वर्ल्ड के खिलाफ और चाइना के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। सर, अब इंडिया का मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक होता है यूज़ होना, एक होता है मिस यूज़ होना, एक होता है अब्यूज्ड होना। अब्यूज्ड होने के बाद इंडिया की जो स्टेज आ गई है ना इस्तेमाल होने वाली इस आलमी लड़ाई में, वो अब्यूज़ वाली है। और सर प्लस इसमें आपने जिक्र किया इंडिया का, सर इस पे भी थोड़ा बताइएगा कि सर इंडिया इस सब में कैसे दाखिल हो गया। सर, वेरी गुड क्वेश्चन अगेन, आई अप्रिशिएट। देखिए एशिया में ना, एशिया खुद भी ए से और अलफ से शुरू होता है। सर, एशिया के जो ममालिक अलफ से शुरू होते हैं ना, वो सारे तकरीबन क्रिटिकल हैं। अच्छा। वो इंडिया हो, वो इजराइल हो, वो अफ़गानिस्तान हो, और माजर के साथ चाहे वो ईरान हो। इंडिया एक ना ऐसे दुराहे पे खड़ा है कि हर दो शक्लों में ना उसका नुकसान हो रहा है। सर, मिसाल के तौर पे, हाँ, इंडिया एक हवाले से वाइटल है। इंडिया आज चाइना और पाकिस्तान के साथ अपने मामलात सेटल कर ले तो ये यकदम पूरी वॉर का नक्शा बदल सकता है। सर, लेकिन इंडिया की जो बेट है ना, इंडिया की जो पॉलिसी है कि मैंने सारे का सारा कुछ ही हासिल करना है। मिसाल के तौर पे उनके जो एक्सपर्ट्स या 100 to 100 एक्सपर्ट्स हैं, वो अभी तक ना ग्रेटर इंडिया, एस्पायरिंग इंडिया, वर्ल्ड पावर का ख्वाब, अखंड भारत। सर, अखंड भारत। अच्छा, ये अखंड भारत नहीं होने जा रहा, ये खंडर होने जा रहा है। अच्छा, ये ठीक है, हमारी ख्वाहिश भी हो सकती है, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। उन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की बांग्लादेश के अंदर, उसकी रजीम को मेंटेन करना, उसका इलेक्शन मेंटेन करना, सारा कुछ करना। इन दी एंड क्या हुआ, चंद घंटे लगे और वो गवर्नमेंट टॉपल होगी। अच्छा, इससे पहले ये मालदीव और श्रीलंका एंटी इंडिया हो चुके हैं, भूटान एंटी इंडिया हो चुका है। नेपाल में अब बज़ाहिर क्या हुआ है कि प्रो चाइना गवर्नमेंट थी, टॉपल होगी, लेकिन चाइना चाहता है कि इस तरह की गवर्नमेंट्स टॉपल हों जो करप्शन के बंदपोते पर चल रही हो, क्योंकि हम थोड़ा रिलक्टेंट होते हैं अपने मुल्क की हालात की वजह से। अब सवाल बनते हैं यहाँ पर दो, सर, यानी 2 खित्ते दुनिया में अहम है, एक जिसका नाम जनूबी एशिया है, एशिया, एक जिसका नाम मगरबी एशिया या जनूब मगरबी एशिया। सर, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, दुनिया के तमाम मज़ाहिब भी इन्हीं इलाकों से आए थे, या मिडल ईस्ट से आए थे या साउथ एशिया से आए थे, और मज़ाहिब की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा कुछ होता है। अब इंडिया जो है उसके साथ इशू ये है कि एक तो चीन के साथ उसका जितना बॉर्डर है, जो कोई 4000 किलोमीटर के करीब है, वो सारे का सारा डिस्प्यूटेड है।
जिसमें से अरुणाचल प्रदेश जो रियासत है जी सर। उस पर तो क्लियर कट क्लेम करता है चाइना कि ये हमारी है। सर मजीद उन्होंने क्या किया है, मजीद उन्होंने ये किया कि उनके को 32 से 36 मकामात ऐसे हैं जिनको उन्होंने नए नाम दे दिए हैं। यानी अगर से उससे पहले कोई देवी या वो देवता था तो उन्होंने चिंगशोंग, डेंगयोंग उन्होंने नाम दे दिए हैं। उसमें रहायशी इलाके भी हैं, पहाड़ भी हैं, नदियाँ भी हैं, दीगर चीज़ें भी हैं। फिर उसको लेते हुए आप आ जाएं भूटान के बॉर्डर पर। भूटान के बॉर्डर पर चाइना ने अपना इलाका भूटान को दे के वो इलाका जो भूटान का इंडिया के साथ लगता है वो ले लिया है। आगे आ गया नेपाल। अच्छा, नेपाल के अंदर भले कू हो गया, लेकिन कू एक अच्छी काज के लिए हुआ है। सर देखिए, जनूबी एशिया का एक ही झगड़ा है और वो ये झगड़ा ये बयान किया जाता है यहाँ करप्शन है इसके निज़ाम में। नहीं, इसके निज़ाम में करप्शन नहीं है, यहाँ निज़ाम ही करप्शन का है। सर तो करप्शन के निज़ाम में चाहे जमहूरियत हो, ऑटोक्रेसी हो, तेल के कुएं हो, वो मुल्क फ्लोरिश नहीं किया करते। अब कट टू साइज जो होने जा रहा है अगला मुल्क, दैट इज इंडिया। अच्छा, लोग पूछते हैं कि जी आप पाकिस्तानी होने के नाते स्टेटमेंट दे देते हैं, बड़ी प्रोटेक्शन है सर। अच्छा, इससे पहले भरम की बात हुई। इन्हीं दिनों में या इसी साल में जो भरम टूट के वो सिंदूर से तंदूर बन गया, वो इंडिया का एक मिलिट्री पावर का होना था। वाह। और मैं आपको तलख बात है, जब इंडिया ने मिसाइल मारे तो हमारे इन्हीं मुसलमान ममालिक में से मैं नाम ले लेता, 2 ममालिक ने पाकिस्तान को कॉल करके पता क्या किया, कहा था यासर मियां, दिस इज ऑन रिकॉर्ड सर, कि आप आगे से रिटेलिएट ना करें, हम एक और गज़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपकी जो क़यादत थी, मिलिट्री क़यादत थी, उसने फ़ोन लेने कॉलें सुननी बंद कर दी थी सर। और घंटे लगे, वो सारे का सारा भरम जो है टूट गया। टूटा नहीं, टुकड़े टुकड़े हो गया, वंस एंड फॉर एवर वो डस्ट बन के उड़ गया सर। कि मतलब चलो 6-0 था, 6-1 ही हो जाता, 6-2 ही हो जाता, कुछ तो होता सर। आपका जनाब वो मिसाइल का सेंटर है वो उड़ गया, S-400 सर, S-400 तबाह हो गया सर। आपका बिजली का निजाम। अच्छा, अब इसके पीछे चाइना था सर, इसके पीछे चाइना जरूर था, चाइना की ख्वाहिश भी जरूर थी। CPEC हमारा लुढ़क रहा है, लेकिन इंडिया को कट टू साइज करना, उसका ओवर कॉन्फिडेंस को मतलब गलत फहमी थी उसमें तब्दील करने पर चाइना बहुत खुश है कि जनाब चंद घंटे लगे और ये जो हुआ था कि इमर्जिंग पावर, इमर्जिंग इकोनॉमी, वो जाता रहा। अब उसके नतीजे में हुआ क्या है, इंडियन अवाम, इंडियन मिलिट्री वो डिमोरलाइज हो गई है बहुत ज़्यादा। खुदकुशी का ट्रेंड उनके अंदर पहले बहुत ज़्यादा था और अब लेटेस्ट जिस खबर को दबाया जाता है, मैं हैरान होता हूँ, वो ये है कि उनकी आर्मी ने बावर्दी सड़कों पर आकर खाना नाकस मिलना, तनख्वाह कम मिलना, इस चीज़ का मुजाहरा किया है। अब आप खुद बताइए कि आपने कब, कहाँ, कितने मुल्कों में देखा था कि आर्मी जो है वो प्रोटेस्ट करे इन चीज़ों के लिए। अच्छा, होता ये है कि जो वॉर होती है ना वो पूरी कौम लड़ती है। बिल्कुल सर। जंग जो होती है ना, जो बैटल, वो आपकी सिर्फ अफवाज लड़ती है। बिल्कुल सर। यूक्रेन के साथ आपको पता है सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या हुई है, उनकी यूथ लड़ने से इनकार कर गई है। भर्ती की गई, अच्छी तनख्वाहें दी गई, लेकिन वो स्लिप हो गए। उनको फ्रांस लेके गए, वो वहाँ पे भी स्लिप हो गए। यहाँ से भी उन्होंने चौकियाँ छोड़ी, कुछ ने असला फेंका और रशिया के साथ जाके पनाह ले ली। सो अब इंडिया देखें, एक होता है कि आपकी ख्वाहिश है, एक आपका ख्वाब है, एक होती है रियलिटी। रियलिटी ये है कि जो नेपोलियन ने कहा था ना कि चीन सोया हुआ देव है, कि जिसको हम देव कहते हैं, वो देव अब जाग पड़ा हुआ है। तो एक फिर भरम ये था कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी का ना कोई तोड़ नहीं है चाइना के पास, उन्होंने वो डीप सीक बना के वो भी फारग कर दिया है। बिल्कुल। अब उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी इकोनॉमी एक चीज़ से मार खाता है चाइना, जिस पर अमेरिकन नज़र रखते हैं, वो ये है कि चाइना के ना बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं 14 बिल्कुल सबसे ज़्यादा है। अगर बॉर्डरिंग कंट्रीज आपकी फेवर के हों तो ये एक अलाइंस होता है, और अगर ऐसा ना हो
तो उसमें सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस जो है वो इंडिया डालता है। रशिया के बाद सबसे बड़ा बॉर्डर भी उनका इनके साथ लगता है। तो इंडिया अब क्या है कि ना वेस्ट का रहा ना ईस्ट का रहा। तो हम कहते हैं ही होता है या शी होता है। तो ही और शी के अलावा जो होता है वो फिर बेकार होता है। इंडिया के साथ माजरत के साथ ये मैं बड़ा क्लियरली जिस तरह आप मेरे सामने बैठे हैं मुझे नजर आ रहा है। अब बाकी लोग नहीं बोलते, उनकी दाल रोटी और दारू का मसला है तो उनका होगा, मेरा तो नहीं है। मुझे तो इंडिया टूटता नजर आ रहा है। सर इसी के साथ सर जो हम दूसरी बात करते हैं सर, सर्द जंग, जिस तरह आप कहते होते हैं ना सर, जंगें ना ख़त्म होती हैं ना तब्दील होती नहीं, जंगें कभी ख़त्म होती हैं ना सर्द होती, जंगें कभी ख़त्म होती हैं ना सर्द होती हैं सर। हाँ। यही सर चीज़ फिर चाइना और अमेरिका के दरमियान ये जो कंटिन्यूटी देख रहे हैं सर, ये शुरुआत इसकी कैसे हुई थी सर? देखिए, शुरुआत से ज़्यादा ना अगर हम मिडिल ईस्ट की तरफ आए ना कि शुरुआत का तो कुछ बयान कर दिए। अब वो जो जिस तरह पहली सर्द जंग थी ना रूस और अमेरिका की, वो पहले यूरोप के लिए लड़ी गई फिर एशिया के लिए लड़ी गई। इसी तरह ये सर्द जंग यूरोप के लिए भी लड़ी जा रही है और एशिया के लिए भी लड़ी, क्योंकि काम के मतलब दो ग्रोहों में लड़ाई है तो किसी भूखे नंगे को साथ मिला के क्या करना उसको रोटी भी दो, ट्रेनिंग भी दो, साथ हौसला भी दो। तो आप ऐसे इलाके को साथ मिलाएं जहां पर कोई कुछ पोटेंशियल मौजूद हो। तो एशिया के अंदर अब पहली लड़ाई तो जारी थी साउथ एशिया के अंदर, ठीक है सर, कि मसलन हकीकत पसंद होना चाहिए, पाकिस्तान भी अंडर वॉर है। बिल्कुल सर। मतलब हमारी करेंसी को 300 रुपए तक डॉलर चला गया, कहाँ ये 100-125 रुपए तक होता था। हमारी मईशत का बहुत बुरा हाल है, हमें मानना चाहिए, हम तकरीबन दिवालियापन के करीब है। लेकिन ये फिर जंगों के तरीके होते हैं और ये कहाँ से आ रहा है, ये भी इजराइल से आ रहा है। अच्छा, अब इंडिया का एक प्रॉब्लम ये है कि इंडिया हैप्पीली प्रो इजराइल इसलिए हो जाता है कि चलो मैं पाकिस्तान से अपना स्कोर जो है वो सेटल कर सकूंगा। सही। मिसाल के तौर पे जितना अरसा अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर बैठा रहा, उनके साथ अगर मुस्तकिल तौर पर कोई इसी मुल्क ने उनका साथ दिया या उनके छोटे का दौर का किरदार अदा किया, दैट इज इंडिया। अच्छा, अब हालिया दिनों में भी वो फिर उसी काम को कर रहे हैं। अच्छा यासिर मियां, एक और बात याद रखें सर, अब जो आगे तब्दीलियां आनी है ना, और वो को 10 साल की बात नहीं कर रहा मैं, 5 साल की नहीं कर रहा मैं, 1, 2, 3 साल की कर रहा हूं। अच्छा सर। उसमें कंट्रीज एक्सप्लोड नहीं होंगे, इम्प्लोड होंगे। इसको मैं एक्सप्लेन कर सर। एक्सप्लोजन होता है धमाका होना, इम्प्लोजन होता है अंदर की तरफ यूं बैठ जाना। एक फुटबॉल था, आप उसमें हवा भरते गए, बरी के वो फट गया सर। एक ये था कि आप हवा कम करते जाएं और फुटबॉल अपनी शक्ल खो देगा। अब दुनिया में झगड़ा क्या है, जो बड़ी वैलिड बात करते हैं। दुनिया में एक पहले पैराडाइम होता था कि वसाइल कम हैं, ख्वाहिशात ज्यादा, लामहदूद सर, ज्यादा नहीं लामहदूद सर, राइट सर। अब क्या चल रहा है? अब चल रहा है कि वसाइल कम हैं और मसाइल लामहदूद है। मैं रिपीट करता हूं सर प्लीज, कि आज की दुनिया का ट्रेजेडी, इशू, फोकल पॉइंट जिसे पैराडाइम कहते हैं, वो ये है कि हर मुल्क के इंक्लूडिंग यूएसए वसाइल महदूद हैं और मसाइल लामहदूद हैं। वाह। मिसाल के तौर पर सर, अमेरिका सर, सुपर पावर, सबसे बड़ी इकोनॉमी, अब जो उन्होंने क्या वो क्लार्क नाम का बंदा मार दिया, जी सर, कर्क, जी सर, कर्क। अब मुझे आप बताएं, ये किसी तरह भी उस बात से कम है कि हमास या हिजबुल्लाह का बड़ा लीडर मार दिया जाए। अमेरिका के अंदर बंदा भी पकड़ा गया। अच्छा, अब वो उसको किसी फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का नाम नहीं दे सकते, वो बंदा उनका अपना था। बिल्कुल सर। आपको पता है अमेरिका में सालाना कितने लोग कत्ल होते हैं यासिर मियां? सर नो आइडिया। 40,000। वाह। अब जरा ना बात को ना सिर्फ कमेंटेटर के तौर पे समझे सर। पैलेस्टाइन के अंदर 2 साल हो गए जंग को। बिल्कुल सर, तकरीबन। तो हम क्या कहते हैं कि 65,000 70,000 बंदा मरा। तो इसी दौरान अमेरिका के अंदर 80,000 बंदा कत्ल हो चुका हुआ।
अब नुकसान तो जान का नुकसान है, वो बॉर्डर पर खड़े सोल्जर का हो, वो एक सिविलियन का हो, मुल्क के अंदर। लेकिन एक परसेप्शन है कि जिसको भरम बनाया हुआ कि नहीं 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 नहीं, अमेरिका नाकाबिले तस्खीर है, अमेरिका नहीं नहीं नहीं, आप अमेरिका का डेट क्लॉक देखें। आई विश जी सर, 1 ट्रिलियन के करीब सर तकरीबन। 7 ट्रिलियन का कर्जा उनका ज्यादा है उनकी पर कैप जो टोटल जीडीपी है। अच्छा। 7 ट्रिलियन और 1 ट्रिलियन में 1000 अरब। मैं सादा कर देता हूँ सर। अमेरिका पर रोजाना की बुनियाद पर जो कर्जा चढ़ रहा है वो $5 बिलियन का है। $5 बिलियन। Huge number, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं कि नहीं, जंग जारी रखो, काम करते रहो, जब हम जीत जाएंगे तो सारा कुछ रिकवर कर लेंगे। लेकिन अब ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। अमेरिकन सोसाइटी, कंट्री अंदरूनी तौर पर इतना कमज़ोर ही नहीं, इतना ज़ईफ़ कभी नहीं हुआ था, इस पर अलहदा पॉडकास्ट कर लीजिएगा, जितना इस वक्त है। सेम इज़ द केस विद इजराइल सर कि इजराइल के जो लोग हैं वो इस नेतन्याहू की पॉलिसियों के खिलाफ है, मां सिवाय वो जियोनिस्टों के। अब मतलब अब बज़ाहिर नुकसान कर लिया, गजा खाली कर लिया, पैलेस्टाइन का इलाका खाली कर लिया, लेकिन जिनके लिए कर रहे हैं वो आपके खिलाफ है। आपके हॉस्टेज अभी तक पकड़े हुए हैं, आप नहीं छुड़वा सके। तो बज़ाहिर बलंगोबाद दावे करके और ये एक टेरर पैदा करके, तो आप अगर कहें कि हम जीत रहे हैं तो ये जीत नहीं होती। सर अभी आपने कहा कि वो जंग नहीं जीत रहे सर, वॉर नहीं जीत रहा, बैटल जीत रहा। ठीक है सर, आपसे मैं ये सवाल करूंगा सर कि अगर तो वो जंग हार रहे हैं, ठीक है सर, वॉर बड़ी जंग सर, अगर हार रहे हैं तो सर कहाँ हार रहे हैं सर, उसको स्पेसिफाई कीजिएगा सर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन उनके हाथ के बिल्कुल अपोजिट हो गया सर। लोग बड़ा मोहतात अल्फाज होते हैं एकेडमिक्स में। इजराइल एक नफ़रत का सिंबल बन चुका हुआ है। सर। आप आयरलैंड को देखें, आप अभी वो मैड्रिड में देखें कि जहाँ पे साइकिल रेस हो रही थी तो इजराइल के साइकिलिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जी बाहर निकालो। बिल्कुल सर, राइट, बिल्कुल। नेक्स्ट लॉस, अब जो बड़ा अच्छा मैंने कहा आपने सवाल, पहले ना इजराइल की प्रोडक्ट्स का बायकॉट था हमारे जैसे मुल्कों में, वहाँ भी पूरा नहीं था। असल कंज्यूमर तो हैं मिडल ईस्ट के मुल्क। बिल्कुल सर, बिल्कुल, जिनके पास पैसा ही पैसा है। ऐसे ही जब बायकॉट अरब ममालिक में स्टार्ट होगा, फिर इजरायली इकोनॉमी को समझ आएगी कि वेयर डू वी स्टैंड। और मईशत जिस मुल्क की छिन जाए या कम हो जाए, उसकी बाकी हर चीज जो है वो छिन जाती है। नंबर नेक्स्ट, ग्रेटर इजराइल का जो इमेज, जो तस्वर, जो ख्वाब था, दैट इज डन एंड डस्टेड नाउ। वो उसका नहीं अब आप सोच सकते। अच्छा, वो पैलेस्टाइन पर जितना भी कब्जा कर लें, सीरिया के कुछ इलाके पे कर लें, जॉर्डन पर कर लें, लेकिन देखिए ना, आपने जो बज़ाहिर ममालिक आपके साथ थे, मतलब ये स्टेटमेंट आ चुकी थी मोहम्मद बिन सलमान की कि उससे सवाल पूछा गया कि इजराइल को रिकग्निशन, तो उन्होंने कहा वी आर हेडिंग एवर क्लोजर। तो एन उस मौके पर हमास, हिजबुल्लाह और इजराइल की लड़ाई शुरू हो गई थी सर। वो शुरू हुई नहीं थी, वो करवाई गई थी सर, ताकि इजराइल अपने इस एजेंडे को लेकर आगे ना बढ़े सर। ये नेतन्याहू ने जो डिक्लेयर कर दिया कि हम सी पैक का एक अल्टरनेटिव रूट देंगे। बिल्कुल, इंडिया भी उस झांसे में आया, मिडल ईस्ट भी किसी हद तक आया, तो चाइनीज ने कहा फिर हमने दुनिया में सिर्फ सूप ही बेचना है। बिल्कुल सर। तो फिर वो होता ही है कि वो एक फिल्म का डायलॉग है, वो कहता है यार ये इतना बड़ा वकूआ हुआ है तो मुझे लगता है तुम्हारा इसमें हाथ है। कहता नहीं सर, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। वो कहता हाथ ना सही, उंगलियां तो जरूर हैं। तो फिर ये अक्लमंद लोगों के लिए इशारा काफ़ी होता है कि जब ईरान ने भी हिट बैक किया तो पीछे से कोई नुस्खा बना के देने वाला, कोई इंफॉर्मेशन देने वाला कोई तो था। सर अब इसके बाद हमने थोड़ा सा एक ब्रॉडर टर्म में चीज़ को देखना है सर, ताकि इसको फिर लास्टली आपसे मैं पूछ रहा हूँ सर कि इस सारी जंग, बड़ी जंग के नतीजे में सर, बड़ी जंग, वी आर टॉकिंग अबाउट वॉर, इसके सर इम्पैक्ट्स भी बता दीजिए और इसके नताइज भी बता दीजिए सर। इसके इम्पैक्ट्स बड़ा सिंपल है सर। वो ये है कि एशिया विल राइज। अच्छा। पूरी दुनिया की तारीख ये बताती है कि दुनिया पर हुक्मरानी करने वाली कुव्वतें, मराकज़ या यूरोप से आए या एशिया से आए। ठीक। दुनिया की सबसे पहली एकेडमिक, मिलिट्री, नॉलेज वाली पावर बनी यूनान में।
यूनान कहाँ है? एशिया। उसके बाद आए मुसलमान, 600-700 साल का अरसा है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, सल्तनत उस्मानिया भी आ गई, यूरोप डरता था। फिर बरतानिया में ये काम उठा, फिर बरतानिया ने लीड किया दुनिया को, फिर यूएसएसआर सामने आया, फिर कहा गया जी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, अब सिर्फ अमेरिका की चलेगी। अब जो आज का वर्ल्ड ऑर्डर है ना, ये अच्छा वर्ल्ड ऑर्डर 2 मायनों में होता है सर। एक होता है हुक्म, एक होता है दुनिया की तरतीब, कि आपकी दुनिया में मेल फीमेल, फैमिली, रिलीजन, इन चीज़ों का लैंग्वेज, ड्रेसिंग कोड, फूड क्या चलेगी। तो ये दोनों चीज़ों का जो एजेंडा है उसको लेके चाइना चल रहा है। और मैं एक बात वाज़ेह कर दूं सर, एक होता है तारीखी कर्जा सर, एक होता है तारीख का कर्ज। ये जो दोनों बंदे हैं ना, पुतिन और शी जिनपिंग, सर, मतलब रूस का मतलब क्या है? पुतिन। बिल्कुल सर। पुतिन आज ना रहे, ये सारी पॉलिसियां खत्म, राइट? बिल्कुल। चाइना की नहीं होंगी क्योंकि चाइना इंस्टीट्यूशनल है। बिल्कुल सर। इन दोनों बंदों के बाप जापान और मगरब के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे, पुतिन का भी, अच्छा, शी जिनपिंग का भी। और चाइनीज एक बात का बड़ा डंडोरा पीट रहे हैं कि हमें 100 साल तक मगरब बिलखुसूस बरतानिया ने ह्यूमिलिएट किया था, हम उसका हिसाब बराबर करेंगे। मैं इसको एक टच आपको और दे दूं सर। जापान एक बड़ी ताकत है, बिल्कुल, मुआशी तौर पे, टेक्नोलॉजिकली, लेकिन रशिया और चाइना दोनों उसके खिलाफ भी एंग्विश रखते हैं कि तुमने हमले भी किए हुए हैं। और हालांकि मेरे हिसाब से चाइना को चाहिए कि वो जापान के साथ मामलात को सेटल कर ले। इसका सबसे भयानक मंजर वो था कि जब जापानीज हाई ऑफिशियल्स मिलने आए पुतिन को, तो पुतिन ने अपना पालतू कुत्ता अंदर मंगवा लिया और उनको मैसेज दिया कि वेस्ट के कुत्ते ना बनो, अब इससे ज्यादा और क्या होगा। सो अब वेस्ट के अंदर तो दरार भी आ चुकी है सर। अब अमेरिका और यूरोप के अंदर वो पहली वाली कुर्बतें नहीं रही। बिल्कुल, राइट, बिल्कुल। अच्छा, अमेरिका कहता है तुम अपना बजट बनाओ। अच्छा, मिसाल के तौर पे आपने कहा नताइज और असरात, यूक्रेन को ले लें। अब यूरोप का कौन सा मुल्क है जो खुल्लम खुला यूक्रेन को कहता है कि जी हम आपकी मदद करेंगे? नेटो के मेंबर, नेटो अब किधर गया? नेटो को कहो अपनी फोर्सेस लाए। सबसे पहला जो बयान पुतिन ने दे दिया था, उसने कहा था हमारी इंटेलिजेंस ने मगरब की कुछ आवाज़ें यूक्रेन के अंदर सुनी है। तो उसके चंद हफ्तों बाद जितने भी इंटेलिजेंस ऑफिसर दूसरे थे वो सारे यूक्रेन छोड़ गए थे। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल। तो झगड़ा है, ये सारा ये जो दम है, आना जाना है सांसों का, ये एशिया को मशहूर होना चाहिए कि वो चाइना, रशिया, फिर ये साउथ एशिया इसका बैटल ग्राउंड है, जो जब कट टू साइज हो जाएगा ना इंडिया, और उस वक्त ये मामला तय हो जाएगा। और फिर अहम एक खिता था मिडल ईस्ट में जो अरब ममालिक थे वो कंफर्ट जोन में पड़े हुए थे। इजराइल ने उनको कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के कि नहीं भाई जंगो जदल की तरफ आओ। और अब ये हो नहीं सकता कि मशरक़ वस्ता के मुल्क चाइना और रशिया की तरफ ना देखे। पहले इनवाइट करता था चाइना खुद जी सर कि ये ईरान सऊदीया अपनी लड़ाई बंद कर बिल्कुल दो। सर। अब ये खुद जाएंगे कि नहीं वो हमें मार रहा है। पहले वो कहता था वो तुम्हें मारेगा, कहते नहीं जी ऐसा। अब उन्होंने मार दिया। तो बज़ाहिर तो एक बर्तरी साबित की इजराइल ने कतर पर हमला करके कि देखो जी हम जब, लेकिन दरअसल उन्होंने लॉन्ग टर्म यानी बैटल जीत ली, वॉर हार गए। सर आपका बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर साबिर साहब। नाजरीन, आपका भी कोई क्वेश्चन वगैरह हो, अपने ख्यालात का इजहार करना हो तो लाजमी कमेंट्स के अंदर जो है वो इजहार कीजिएगा, सवाल भी कीजिएगा ताकि उसका जवाब अकॉर्डिंगली दिया जा सके डॉक्टर साहब की तरफ से। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपका मेज़बान इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।